नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस पे धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में है। दोस्तों, इसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में जो भी डीपीएसपी में उपबंध दिए गए सभी को हम अच्छे तरीके से और विस्तृत रूप से जानेंगे, ताकि जो अगला हमारा क्लास आएगा इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो एक भी क्वेश्चन समझने में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संवैधानिक उपबंध के बारे में, कि हमारे संविधान में इसका क्या उपबंध किया गया है। तो ये दोस्तों भाग 4 में है। डीपीएसपी जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद बता दिए 36 से लेकर 51 तक, और बोलेगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान पर दोस्तों ये हमारे संविधान में समाहित किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये डीपीएसपी हमारे संविधान में कैसे आया। तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बनेगल नरसिंह राव, इन्होंने अपना एक सुझाव दिया था संविधान सभा के समक्ष। दोस्तों इन्होंने कहा था कि संविधान में हमें 2 तरह के अधिकार देने चाहिए, मतलब कि हमें 2 तरह के अधिकार को रखने चाहिए। एक वैसे अधिकार जिसको हम संविधान लागू होने के तुरंत बाद क्या कर सके, नागरिकों को दे सके, और जो क्या हो, वाद्य योग्य हो। वाद्य योग्य मतलब कि जिसको हम न्यायालय में ले जा सकते हैं, जिसमें वो उपबंध दिए गए हों जो इसको हम न्यायालय में लेकर के जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका है मौलिक अधिकार, इसमें जो भी उपबंध दिया गया है आर्टिकल 32 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आप न्यायालय में लेकर के जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का आपका रीट जारी करने का उसको दिया गया अधिकार दोस्तों। और दूसरा जो था दोस्तों अधिकार, उसमें कहा गया था कि हमें कुछ ऐसे अधिकार भी देने चाहिए जो क्या हो, कुछ समय बाद क्या हो, लागू किया जाए। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, ताकि हमारे पास, हमारे देश के पास क्या हो, संसाधन उपलब्ध हो जाए। ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, ताकि इस ऐसे जो अधिकार थे इसको हम तुरंत लागू कर सके। जैसे तो संविधान में इसको रखा गया था, लेकिन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि ये इसको बनाया गया था अवाद योग्य नहीं, मतलब कि इसको अवाद योग्य बनाया गया था। अवाद योग मतलब कि ये दिया गया था, राज्य को अधिकार दिया गया था कि अगर संसाधन उपलब्ध हो जाए तो राज्य क्या कर सकती है, अपने स्तर से ये अधिकार को लागू कर सकती है। दोस्तों जैसे आपका डीपीएसपी आता है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका VN राव के प्रस्ताव जो सुझाव दिए थे उसके बारे में आगे आते हैं दोस्तों, कि ये जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि ऐसे राज्य की स्थापना करना जहां सभी लोगों का क्या हो, एक समान भला हो दोस्तों। और दोस्तों राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसे मौलिक अधिकार में बात किए थे, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने की बात की गई थी, तो उसी तरह से यहाँ पर जो डीपीएसपी है दोस्तों, ये क्या बात करता है, ये बात करता है हमारे देश में, एक मिनट दोस्तों, हमारे देश में राजनीति, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। आगे आते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो डीपीएससी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसके बारे में। सभी अनुच्छेद को हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। जैसे हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार 12, अनुच्छेद 12 में कहा गया था राज्य की परिभाषा सेम और ऐसा ही है दोस्तों आपका अनुच्छेद 36। इसी तरह से राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछे तो भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी क्या आते हैं, ये सब राज्य के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इनको दिया गया क्या, अधिकार दिया गया है अपने स्तर से देश के लिए विधि व्यवस्था बनाने के लिए दोस्तों। तो ये राज्य का परिभाषा आप समझ गए दोस्तों। आगे आते हैं, ये जो अनुच्छेद 37 है ये क्या कहता है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया था दोस्तों कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इसमें डीपीएसपी भाग 4 में दोस्तों जो भी आपको उपबंध दिए गए हैं, इसमें कोई भी बात को लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते, मतलब ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कोई भी क्या कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है दोस्तों। आगे आते हैं आपका अनुच्छेद 38 के बारे में। इसमें कहा गया दोस्तों कि राज्य
ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो, न्याय मिले। मतलब कि राज्य को प्रयास, इसमें दोस्तों ये कहा गया, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि राज्य ऐसा कर ही दे। इसमें कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा, मतलब राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए, ऐसा मतलब विधि व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि जो भी राज्य के नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो, एक समान न्याय दोस्तों मिल सके। तो ये आपका अनुच्छेद 38 में दोस्तों उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 39 के बारे में। अनुच्छेद 39 में कुछ बातें दी गई जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा कार्यान्वित कुछ नीति तत्व, राज्य को क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो पुरुष और महिला हैं को आजीविका हेतु पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब कि जो महिला पुरुष है अपने आजीविका चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए उनको कुछ ऐसे साधन उपलब्ध कराना चाहिए राज्य को, ताकि क्या कर सके, वो अपना आजीविका चला सके। दोस्तों आगे है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व को जन भलाई के लिए उपयोग करना, मतलब कि राज्य के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग किसके लिए करना है दोस्तों, तो लोगों की भलाई के लिए करना है दोस्तों। ये राज्य का उत्तरदायित्व है दोस्तों। आगे है आपका कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को जमा होने से रोकना, राज्य का ये भी कर्तव्य दोस्तों कि कुछ ऐसा वो ना होने दे कि कुछ व्यक्ति के पास क्या हो, धन केंद्रीकृत हो जाए। धन को केंद्रीकृत करने से रोकना भी राज्य का क्या है दोस्तों, ये कर्तव्य है। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, मतलब कि जो महिला पुरुष है अगर एक तरह के कार्य कर रहे हैं तो राज्य का ये उत्तरदायित्व बनता है कि महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दे दोस्तों। ये नहीं कि पुरुष को ज़्यादा और महिला को कम, अगर वो एक समान कार्य कर रहे हैं तो। आगे दोस्तों श्रमिकों की शक्ति एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, राज्य का ये भी कर्तव्य होता है कि जो श्रमिक हैं जो उनका स्वास्थ्य हेतु भी क्या कुछ ऐसे नियम कानून बनाएं, मतलब कुछ ऐसे उपबंध उपलब्ध कराएं ताकि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके। दोस्तों आगे बात करेंगे 39 के अंतर्गत ही दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 39A, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था दोस्तों कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के बारे में बात किया गया था, मतलब कि जो भी नागरिक है राज्य के उनको क्या है, एक समान न्याय मिलना चाहिए। न्याय मतलब कि जो हमारे देश में विधि व्यवस्था है वो सबके लिए क्या है, एक समान है, वो या उच्च वर्ग के लोग हो या निम्न वर्ग हो या अमीर हो या गरीब हो। और ऐसा ना हो कि कोई भी कानूनी सहायता के लिए उनको क्या देना पड़े, उनको किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ेगा, मतलब कि उनको कानूनी जो सहायता मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए दोस्तों, या उच्च वर्ग हो या वो निम्न वर्ग हो। ऐसा प्रावधान किया गया था 42वां संशोधन करके 1976 में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 के बारे में, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख किया गया दोस्तों। मतलब ग्राम पंचायत जो आप देखते हैं 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, जिसके द्वारा पंचायत और नगर निगम को जोड़ा गया, तो ये दोस्तों इसी के द्वारा, ये अनुच्छेद 40 में ही इसका संगठन के बारे में दोस्तों बात किया गया था। इसके फलस्वरूप में क्या हुआ है, पंचायत और नगर निगम को दोस्तों जोड़ा गया। इसे हम गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि गांधीवादी डीपीएससी में कौन सा अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 40 का नाम ले सकता है, और भी अनुच्छेद है 40, 43 ये सभी, लेकिन खासकर इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 41 के बारे में। अनुच्छेद 41 जिसमें कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी आदि दशा में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब कि राज्य को ये भी उत्तरदायित्व दिया गया है दोस्तों कि कुछ मतलब कि विशेष स्थितियाँ होती है जिसमें लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, शरीर क्या होता है, मतलब कि शरीर का बुढ़ापा आ जाता है, व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, तब ऐसी दशा में क्या करना है, जो राज्य का उत्तरदायित्व बनता है कि उनको सहायता उपलब्ध कराए। कैसे सहायता दे, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे वृद्ध व्यक्ति हो गया, बूढ़ा व्यक्ति हो तो उसको वृद्धा पेंशन दे, अगर कोई विधवा है तो उसको विधवा पेंशन दे, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको विकलांगता पेंशन देने का प्रबंध क्या करे, राज्य दोस्तों करे। ये आपका अनुच्छेद 41 में कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अनुच्छेद 42 के बारे में जानते हैं हम लोग। अनुच्छेद 42 क्या है, तो अनुच्छेद 42 में दोस्तों कार्य की न्याय संगत और मानवोचित तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु उपबंध, मतलब कि यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कार्य के बारे में बताया गया, मतलब कि लोगों को ऐसा रोजगार राज्य उपलब्ध कराए, मतलब कि राज्य का ऐसा कर्तव्य बनता है कि लोगों को कार्य क्या उपलब्ध कराए, तो क्या हो, कार्य हो जो मानवोचित हो, मतलब कि मानव के करने योग्य हो, मतलब ऐसा काम करे जिसको मानव कर सकता है, मतलब कि इंसान के करने योग्य कार्य उपलब्ध कराए। साथ ही साथ दोस्तों इसे मातृत्व सुरक्षा हेतु उपबंध करने की बात की गई है, मतलब कि जैसे कोई गर्भवती महिला है, कोई गर्भवती महिला है तो
ऐसा ना हो कि गर्भवती महिला से कोई मतलब कि ऐसा काम कराए जो उसके लिए क्या है, नुकसानदेह है, मतलब कि कोई कठोर शारीरिक श्रम उनसे नहीं करवाना दोस्तों, ये अनुच्छेद 42 कहता है। और साथ ही बात है प्रसूति सहायता के बारे में भी बात करता है दोस्तों, जिसमें मेटर्निटी लीव के बारे में बात करते हैं, मातृत्व अवकाश के बारे में, जो आपका अनुच्छेद 42 के बारे में दोस्तों बात किया गया। याद रखिएगा, मानवोचित कार्य, मातृत्व सुरक्षा और जो आपका प्रसूति सहायता है उसके बारे में जो अनुच्छेद 42 करता है। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 43 के बारे में। अनुच्छेद 43 दोस्तों कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास, मतलब कि इसमें दोस्तों आपका अनुच्छेद 43 में कहा है कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी काम कर रहे हैं श्रमिक, उनको इतना मजदूरी, दैनिक मजदूरी मिलना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने परिवार का, अपने और अपने परिवार का निर्वहन कर सके। ये नहीं कि मतलब कि उनको मजदूरी कम मिले जिससे क्या हो, उनको अपने परिवार का निर्वहन करने में परेशानी हो रही है, ऐसा न हो दोस्तों। तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि उनको ऐसा मजदूरी, मतलब कितना मजदूरी उपलब्ध कराए जिससे अपने परिवार का निर्वहन कर सके, मतलब जीवन यापन चला सके। साथ ही साथ दोस्तों कुटीर उद्योग, मतलब जो घरेलू उद्योग है उस पर विकास, मतलब उसका भी विकास हो, उस पर ध्यान देने की बात की गई है। ये भी क्या है, राज्य का उत्तरदायित्व है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 43A, जिसमें कहा गया है कि उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, मतलब कि जो भी उद्योग, औद्योगिक कारखाने हैं, ठीक है, उसमें श्रमिकों की अधिक से अधिक क्या हो, भागीदारी हो, ऐसा कुछ क्या है, उपबंध बनाए। कौन, मतलब ऐसा कुछ विधान बनाए ताकि जो श्रमिक है, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा क्या हो, औद्योगिक या कारखाने, मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र उसमें क्या हो, ज़्यादा भागीदारी हो। ये क्या है, राज्य का कर्तव्य है दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आगे इसी में दोस्तों एक और जोड़ा गया था 43B, जिसमें कहा गया है कि सहकारी समिति को बढ़ावा देना। राज्य का ये भी कर्तव्य है कि क्या करे, सहकारी समिति को बढ़ावा दे, जो 57वां संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब ये सहकारी समिति क्या, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव में कोई भी कार्यक्रम करना है, मतलब कोई भी काम, मतलब कि मान लीजिए कुआं बनाना है गांव में, तो गांव में कुआं बनाना है, तो गांव जो ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उसमें क्या किए हम, 20-25 लोगों का एक ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप बना लिए। ग्रुप बना करके क्या किए, उनसे हम सुझाव, जो सलाह, जो विचार विमर्श किए कि हमें किस तरह से कार्य करना है, कैसे करना है, ताकि हमारा जो कुआं काम हो ठीक तरीके से हो जाए। वही क्या है दोस्तों, एक तरह का सहकारी समिति। तो इस तरह से क्या करना, सहकारी समिति को बढ़ावा देना है, जो 43B में दोस्तों ये बात किया गया। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में, जिसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। यहाँ पर देखिएगा, समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया है। देखिए यहाँ दोनों 4 है, तो दोनों यहाँ इक्वल है, तो इक्वल कानून के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे देश में क्या है, अनेक धर्म के लोग हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक हिंदू एक मुस्लिम है। तो हिंदू में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक महिला से विवाह करता है तो वो तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब वो महिला क्या है, वो महिला मृत्यु हो जाए या तलाक दे दे, तब वो जा करके दूसरे महिला से विवाह कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम व्यवस्था है दोस्तों, मुस्लिम धर्म में क्या है कि एक पुरुष एक ही साथ क्या कर सकता है, वो 4 महिलाएं से क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है, और चारों को एक साथ वो रख सकता है। तो यहाँ पर क्या है, समान नागरिक संहिता के बारे में यहाँ पर यही है कि यहाँ पर तो हम लोग क्या है, एक ही देश के नागरिक हैं, लेकिन किसी धर्म के लिए कुछ और, किसी समुदाय के लिए कुछ और, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए इसमें कहा गया है कि राज्य जरूरत पड़ने पर, जब संसाधन उपलब्ध हो जाए, तो राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सके, समान नागरिक संहिता लागू कर सके, ताकि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो। ऐसा दोस्तों अभी वर्तमान समय में बात करें तो आपका जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, ये अनुच्छेद 44 जो समान नागरिका, जिसे हम लोग यूसीसी के नाम पे जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे जानते हैं, उत्तराखंड में लागू किया गया पहला राज्य है दोस्तों। इससे पहले गोवा भी था, जो पुर्तगालियों का कानून जो हुआ था 1867 में, उसके द्वारा चल रहा था। लेकिन जो हमारे भारतीय कानून व्यवस्था के द्वारा उत्तराखंड में दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन है, तो उत्तराखंड लागू किया है। इसके द्वारा जिस भी धर्म के लोग होते हैं वो सभी के लिए क्या है, कानून एक समान होता है दोस्तों। वो एक शादी कर सकता है, तलाक की व्यवस्था हो या कुछ भी हो। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जो संपत्ति है, संपत्ति का ही बंटवारा क्या होता है, इक्वली होता है। इक्वली मतलब कि पुत्र हो पुत्री हो, सभी के बीच में क्या इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता हैं, बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है,
तो मृत्यु हो जाने के बाद उसकी जो भी संपत्ति है वो क्या होगा, उसके माता पिता के साथ साथ बच्चों में भी क्या हो, एक समान, मतलब कि बराबर बराबर क्या हिस्सेदारी में दोस्तों बांटेगा। ये आपका क्या है, यही है आपकी समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा ये अनुच्छेद 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के समय के लिए दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 45 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है दोस्तों कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं उनकी देखभाल, मतलब कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके शिक्षा व्यवस्था, मतलब इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है दोस्तों, याद रखिएगा इस पर अनुच्छेद जो आपका 45 है। इसके अलावा दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात किया गया था, याद रखिएगा, जिसे हम मौलिक कर्तव्य और कहाँ देखते हैं आपका मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A में इसको रखा गया था। लेकिन आपसे जब पूछेगा अनुच्छेद 45 में तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 46 के बारे में। तो इसमें ST/SC समुदाय और अन्य जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि जो ST समुदाय के लोग हैं, जो दुर्बल समाज के जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको क्या करना है, शैक्षणिक और आर्थिक, उनके आर्थिक हितों को क्या करना, बढ़ाना है, ताकि क्या हो वो भी समाज में अपना एक समान महत्व को दोस्तों बनाए रखे। ये याद रखिएगा अनुच्छेद 46 में कहा गया है ST/SC के बारे में। आगे आते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया है दोस्तों कि शराब एवं नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, मतलब कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य की स्थिति को देख करके वो क्या कर सकता है, शराब एवं नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, ताकि क्या हो, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके और पोषाहार को बढ़ावा दे सकता है। मतलब कि राज्य का ये कर्तव्य है दोस्तों, मतलब राज्य को अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य को लग रहा है कि हाँ अपने राज्य में नशीले पदार्थों का या शराब का क्या कर बंदी करें, तो वो शराबबंदी कर सकता है। जैसे बिहार में देख रहे हैं, बिहार में क्या है, शराबबंदी वर्तमान समय में है, तो ये कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही दिया गया है। इसे और बता दिए आपको क्या यहाँ पर, ये न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो बिहार के लोग हैं जिनको मतलब क्या है, आदत है मतलब कि शराब पीने का, अगर उनको पता चलता कि हाँ शराब पीना हमारा मौलिक अधिकार है, तो क्या कर सकते थे, वो अपना इस अधिकार को लेकर के न्यायालय पहुंच जाते हैं दोस्तों। लेकिन किंतु ऐसा नहीं है, बता दिए कि DPSP में किसको अधिकार दिया गया, राज्य को दिया गया है। तो राज्य अपने स्तर से कोई भी कानून को बना सकता है और उसको खत्म भी कर सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा शराबबंदी जो करने का अधिकार दिया गया वो राज्य के लिए है, राज्य के लिए अपने स्तर पर कानून बना सकता है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में कहा गया दोस्तों कि राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार करना, मतलब कि राज्य को यह भी प्रयास करना है कि जो कृषि व्यवस्था है, पशुपालन जो किया जा रहा है वो क्या हो, आधुनिक तरीके से, मतलब कि जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार ना होकर के वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार हो, ताकि क्या हो, ताकि उत्पादन के साथ साथ जो भी चीज़ें उसमें क्या हो, वृद्धि हो दोस्तों। ये राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 48 के अनुसार। उसके अलावा दोस्तों इसमें और कहा गया पशु हत्या को प्रतिषेध करना, मतलब कि राज्य अपने स्तर से ये भी कानून बना सकता है ताकि क्या हो, ताकि पशु हत्या पर रोक लगे। जैसे आप देखते हैं गौ हत्या, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, गौ हत्या देखने के लिए मिलता है, तो उस पर क्या कर सकता है, राज्य को अधिकार दिया गया कि वो रोक लगा सकता है अपने राज्य में कानून बना करके। तो ये पशु हत्या भी याद रखिएगा आपका अनुच्छेद 48 में ही है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है 48A, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा करना, मतलब कि जो पर्यावरण है जो हमारे लिए बेहद आवश्यक हैं, तो राज्य क्या करे, अपने स्तर से उसको संरक्षित करे एवं वन, मतलब कि जो वन और वन जीव हैं जीवों की रक्षा करे। ये नहीं कि वन को काट दे जो वन जीव है तो फिर उनको बेकार परेशानी होती है दोस्तों। तो ये राज्य का कर्तव्य होता है कि पर्यावरण के साथ साथ वन एवं वन्य जीवों की भी वो क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 49 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करना, मतलब कि राज्य का ये भी उत्तरदायित्व है कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, जो ऐतिहासिक स्मारक हमारे देश में है, जैसे अब कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्मारक है। तो इनको क्या करना है दोस्तों, इसको भी क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये सब क्या है, हमारे देश के ऐतिहासिक स्मारक है जो हमें अपने प्राचीन समय की
जो समय याद है उसको याद मतलब कि संजोए रखती है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखना है किसका कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 49 में राज्य का कर्तव्य बनता है कि क्या कर सके, वो स्मारक को सुरक्षित मतलब कि संरक्षण प्रदान करे दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 50 के बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 50 कहा गया है दोस्तों कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि जो भी कार्यपालिका का कार्य है और न्यायपालिका का कार्य है, दोनों में क्या किया जाए, दोनों में अपना अलग अलग तरीके से काम करें। आपको पता है कि हमारे देश में जो भी कानून को लागू करने का काम करती है वो कौन करती है, कार्यपालिका करती है। जैसे मान लीजिए कि और न्यायपालिका क्या करती थी, उसकी समीक्षा करती है। जैसे कोई भी कानून क्या हुआ, लागू हुआ दोस्तों, तो उसकी समीक्षा तो कर ली न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या की, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट कह दिया गया कि ये कानून है, ये नागरिकों के हित के लिए है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो कार्यपालिका होती है वो अपने स्तर से मतलब अपने तरीके से उस कानून को क्या करती है, हैंडल करती है। तब वहाँ पर क्या होता है, मतलब कि दोनों में मतभेद हो जाता है, किसको लेकर के, वो कानून को लेकर के कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। तो उसी मतभेद को दूर करने के लिए क्या किया गया, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो, दोनों का अपना अलग अलग पृथक्करण कार्यों को किया जाएगा। ये अनुच्छेद 50 में कहा गया दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में। अनुच्छेद 51 दोस्तों बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ भारत में शांति स्थापित करने की बात नहीं हो रही है, अपने भारत में साथ साथ जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के अलावा जो भी विदेशी हैं, जो भी जैसे मान लीजिए इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब देश में भी क्या है, तो शांति स्थापित करने और उन्हें सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का दायित्व के बारे में अनुच्छेद 51 में दोस्तों बात किया गया है। पड़ोसी देश के साथ साथ तो संबंध हमारे अच्छे होने ही चाहिए, साथ साथ जो भी अन्य देश है वहाँ भी क्या होना चाहिए दोस्तों, शांति स्थापित होना चाहिए। मतलब पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का नाम सुनते होंगे आप लोग, तो वही पूरा विश्व हमारा क्या एक परिवार है, उसको आप वही जो शब्द है उसको इस अनुच्छेद के अनुसार आप समझ सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 51 में ये इसी की बात की गई है। आगे आते हैं दोस्तों हम, एक वक्तव्य आता है कीर्ति शाह का। उन्होंने कहा था जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। मतलब कि कीर्ति शाह इस पर अपना व्यंग करते हैं कि डीपीएससी में जो भी उपबंध दिए गए हैं वो बैंक के ऐसे चेक के समान है कि अगर बैंक के पास पैसा उपलब्ध होगा तब क्या कर सकता है, वो चेक को आप उसको मतलब कि उससे आप अपना कैश विड्रॉल करा सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मतलब सिंपल अर्थों में समझिए तो इसमें डीपीएससी में वही बातें दी गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार को संसाधन उपलब्ध होने के फलस्वरूप ही इसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं वो लागू करेगा दोस्तों। आगे हम लोग जानते हैं डीपीएसपी और जो का फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या अंतर है, उसको अंतर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जानेंगे मूल अधिकार और डीपीएसपी के बारे में। तो इसका उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है मूल अधिकार का, और जो डीपीएसपी है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। यह व्यक्तियों को दिया गया है और ये क्या है, राज्यों को दिया गया है। मतलब कि राज्य अपने स्तर से वो कानून बना सकता है, उसको लागू कर सकता है। न्यायालय में दोस्तों ये परिवर्तनीय है मौलिक अधिकार, किंतु ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं उसको ले जाकर के अपने न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये राजनीतिक लोकतंत्र की आदर्श नहीं थे मतलब स्थापना करता है, और ये आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है दोस्तों। आगे है दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया है कि इसे संरक्षण प्राप्त है, मतलब इसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, किंतु इसे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य अपने स्तर से कानून बनाएगा, अपने स्तर से कानून को खत्म करेगा दोस्तों। मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है अनुच्छेद 358 और 359 के द्वारा। 358 के द्वारा बता दिया था, अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रता दी गई उसको खत्म कर दिया जाता है, और अनुच्छेद 359 के द्वारा 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने अनुच्छेद उसको खत्म कर दिया जाता है। किंतु डीपीएसपी को जब तक लागू न किया जाए वो स्वतः ही क्या निलंबित है, जब तक मतलब कि राज्य उसको लागू नहीं करता तब तक वो क्या है, निलंबित है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये दोनों में क्या मुख्य अंतर है। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद जो डीपीएससी में अनुच्छेद दिया गया ताकि आपको फिर से ध्यान रहे। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय नहीं सकते इसको लेकर के। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाए गए नीति जिसे बताए थे समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुष को आजीविका हेतु अधिकार,
इसमें आपका 39A भी है दोस्तों, इसमें निःशुल्क विधि संहिता के बारे में बात किया गया था। अनुच्छेद 40 के बारे में बताया था, ग्राम पंचायत के बारे में, उसका संगठन के बारे में। 41 लोक सहायता के बारे में बताए थे। 42 आपका प्रसूति सहायता। 43A जिसमें उद्योग प्रबंधन के कर्मचारियों का योगदान के बारे में। 43B सहकारी समिति के बारे में बताए थे। आगे दोस्तों समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में बताए थे। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शिक्षा के बारे में बताए थे। अनुच्छेद 46 ST/SC हेतु शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता के बारे में बताए थे, सहायता के बारे में। 47 मद्य निषेध हो गया आपका। 48 अनुच्छेद पशु निषेध के बारे में बताए थे, वही कृषि और आपका पशुपालन में वैज्ञानिक तरीके से करने के बारे में यहाँ बात किए गए थे। और अनुच्छेद 48 में ही कहा गया था पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण के बारे में। 49 जो हो गया स्मारक का संरक्षण के बारे में। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका पृथकीकरण। और 51 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ाना राज्य का यह दोस्तों उत्तरदायित्व है। विश्व में क्या हो, वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था हो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका भाग 4 DPSP का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह कोई समस्या आई होगी या कोई पॉइंट समझने में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब जो अगला इसका जो आएगा टॉपिक दोस्तों, वो इस पर जो अगला क्लास आएगा उसमें हम लोग इसे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, स्टेट PCS हो या आपका SSC हो या स्टेट पुलिस हो, सभी को हम लोग क्या करेंगे एक जगह समाहित करके देख लेंगे ताकि आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो। कैसा लगा क्लास कमेंट करके हमें बताइएगा। और बाकी सब ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।